आपका पासपोर्ट किन मराइल से गुजर रहा है। हमने ये भी किया कि 5 की जगह 10 साल मुदत कर दी पासपोर्ट की। हमने साथ साथ ये भी किया कि जो कम से कम टाइम है जो इमरजेंसी पासपोर्ट से उसकी मुदत 4 दिन हो गया, 4 दिन कर दी है। आम पासपोर्ट्स की 10 दिन कर दी है। तो ये पूरी कोशिशें और काविशें रही हैं जिनको नज़र नहीं आती। ये मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि वजारत दाखिला के खा ये इदारे हैं या सिक्योरिटी इदारे हैं या और बहुत सारे इदारे हैं, उनमें बेहतरी आए, उनमें गुड गवर्नेंस आए, उनमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी सर्विस प्रोविजन में बेहतरी आए। तो मैं डीजी साहब आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद। सालों में जो भी बाकी मुद्दत है वो जारी और सारी रहेगा ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरियों की तरह उनसे सलूक न करें, बल्कि उनको इज़्ज़त दें और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उनको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करें। आपका बहुत शुक्रिया। अब बुनियादी मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी अरसे मैं आपके सामने नहीं आया। तो मेरी एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त, बाकी जो बातें करेंगे मुझे यकीन है कि वो सारे सियासी होंगी। तो ये जो सर्विस है इसकी तशहीर भी ज़रूरी है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए और बयानात, मेरा कल का बयान या शाम का या इसके बाद का बयान बिल्कुल फोकस किसी और पे करे। वो आपकी मर्ज़ी। वो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप बादशाह हैं, जो कुछ भी मैं आगे बात नहीं करता, मगर इस सर्विस पे ज़रूर तशहीर इसकी होनी चाहिए। जी जी जी। नासिर काज़मी रिप्रेजेंटिंग आज टीवी। सर, दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो जो स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से अभी सर कंफ्यूजन बनी हुई है बेस्ड ऑन पर्सनल जो एक्सपीरियंस है सर, उस पर बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं सर, और कहा जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से बंद किए गए हैं। कैट कहती है कि हमें कोई मालूमात नहीं थी। तो एक कंफ्यूजन ये है सर। दूसरा, फॉरेन ऑफिस कहता है कि पाकिस्तान में दाइश का कोई वजूद नहीं है और हम। लेकिन दो मुख्तलिफ सवाल हैं। एक सवाल तक ये मैं इसका जवाब दूंगा, ये कोई और कर लीजिए। मैं अभी आपका इसका जवाब देता हूँ। जी दोनों के मिलते जुलते हैं। और जंगें सिर्फ बंदूकों से और गोलियों से नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ने का एक इंतहाई अहम पहलू नफ्सियाती जंग होता है। मगर हमने ये तहिया कर लिया है कि जहां एक तरफ बंदूक की जंग अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद हमारी अफवाज, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की काविशों और कोशिशों से हम जीत रहे हैं, नफ्सियाती जंग हम हार रहे हैं। जब हम खुद ही तहिया कर लें कि हमने पैनिक क्रिएट करना है, हमने खौफ की फ़ज़ा पूरे पाकिस्तान में आम करनी है, हमने एक दहशत बर्पा करनी है, तो फिर हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत। हमने ये तहिया कर लिया है कि हमने हर बात पे नुक्ताचीनी करनी है, इल्ज़ाम तराशी करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, और हर उस चीज़ का पोस्टमार्टम करना है जिसकी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में यह रवायत है कि जब कोई मुल्क हालत जंग में हो तो फिर एक जो ताकतवर चेहरा है वो ही सामने आना चाहिए। फिर सिर्फ जो दुश्मन को कमज़ोर करे और अपनी कौम को मजबूत करे वो ही फैसेट अपने सामने लाना चाहिए। मगर यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। ये कामयाबियां किस तरह हासिल हुई हैं? ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम के बाद यूनिटी से हुई, इत्तफाक से हुई, पॉलिटिकल कंसेंसस से, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन से।
ये किस तरह हुई हैं? ये तो 13 साल से जंग जारी है। मैंने ये फैसला किया, मैं इस पर कम बोलता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा तफसील में भी नहीं जाना चाहिए। मैं ये बार बार कह चुका हूं कि इस वक्त ये जंग जारी है, और जब जंग जारी होती है तो हमारी तरफ से भी वार होते हैं, दूसरी तरफ से भी वार होते हैं। मगर यहां ये होता है कि महीनों के हिसाब से अमन होता है अल्लाह ताला की करम से, मगर एक वाक़या हो जाता है तो तूफान बरपा हो जाता है, और हम वही कुछ करते हैं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम एक खौफ की फजा पैदा कर दें, और ऐसी फजा बरपा होती है कि कहा जाता है ये तो कुछ भी नहीं हुआ, सब तबाह बर्बाद हो रहा है, कोई बेहतरी नहीं आई। ये असूलन बात गलत है। अभी ये जंग जारी है और इसमें नफ्सियाती पहलू बहुत अहम है। नफ्सियाती पहलू में भी हमारा अपर हैंड है, क्योंकि मैं बाकायदा मैंने ये फैसला किया है कि इनफ इज इनफ। अब मैं हकायक एक एक करके कौम के सामने रखूं। अजीब इत्तेफाक है कि जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पढ़ा ही नहीं है वो उस पर तबसरे करते हैं। कहा जाता है नेशनल एक्शन प्लान तो फौज के जरिए चल रहा है। भाई इसमें फौज के हवाले से तो हार्डली एनीथिंग, देयर इज हार्डली एनीथिंग। कहा यह जाता है ज़रबे अज़ब नेशनल एक्शन प्लान की बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़रबे अज़ब तो नेशनल एक्शन प्लान से पहले शुरू हुआ, वो तो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा ही नहीं है। एक दो छोटी मोटी चीज़ें यकीनन ऐसी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फौज के हवाले से हैं, बाकी सारी सिविलियन हैं। कहा यह जाता है कि कोई बेहतरी नहीं आई। मैं हकायक कौम के सामने रखूंगा, और वो लोग कहते हैं जिन्होंने 5 साल 100 की अपनी हुकूमत गुजारी, एक साल में, और ये टेबुलेटेड फिगर्स हैं, एक साल में 2,500 हजार करीब के वक्त, गोया 7 एक्सप्लोजन्स एवरी डे पूरे साल में। ये रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, उन्हीं का रिकॉर्ड है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बहुत, एक साल में 2,500 से ज्यादा शहादतें हुई, वो भी एवरेज लगा लें सिविलियंस की मैं सिर्फ सिविलियंस की बात कर रहा हूं। अब वो कम होके पिछले साल 700 थी। उसमें वो आर्मी स्कूल पेशावर का अनफॉर्चुनेटली अंदोनाक वाक़या मौजूद है। और इस साल जो पिछला साल गुजरे, सॉरी 2014 में कुछ 700 और कुछ, और पिछला जो साल गुजरा है 2015 400 और कुछ, तो नीचे आई है। पिछले अदवार में 2008 से लेकर 2013 तक जहां 20 से ज्यादा शहादतें हुई, वो मैं वाकयात आपको बताऊं और वो पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान होंगे कि हमें याद क्यों नहीं है। जहां 50 से ज्यादा हुई, एक वाकये में 50 से ज्यादा शहादतें हुई, वो 2 साल में 12 हुई हैं। गोया हर 2 महीने के बाद एक बड़ा वाकया। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में सिर्फ 2 ऐसे वाकयात हुए, और पिछले साल सिर्फ एक, शिकारपुर। तो बेहतरी आई है, मगर कुछ लोगों ने ये ठेका ले लिया और ये मतलब मायूसी, हैजान अंगेजी। जब हालत जंग में हो तो अपनी कौम को मायूसी और हैजान अंगेजी में नहीं धकेला जाता, कौम को उम्मीद दिलाई जाती है, और उम्मीद दिलाएं आप, क्योंकि हालात में बेहतरी आई है। और आपका ये बार बार कहना कि कुछ नहीं है, सब तबाह है, सब बर्बाद है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा, ये दुश्मनों को मजबूत करने के मुतरादिफ है। किधर वो 7 धमाके रोज पाकिस्तान में
पूरे साल में 7 धमाके एट एन एवरेज, कई 12 किसी दिन होते थे, किसी दिन 14 होते थे। और किधर आज हफ्ते और महीने गुजर जाते हैं। मगर उससे बढ़कर अब चूंकि वो नेटवर्क्स भी टूट गए हैं, दे आर ऑन द रन, अब वो सॉफ्टेस्ट टारगेट्स को हिट करते हैं। और उनका मकसद ये है कि एक टारगेट को हिट कर, जो वो रोजाना 7, 8 और 9 धमाके नहीं कर सकते, वो एक टारगेट हिट कर इतना हैजान अंगेजी पैदा करें, इतनी दहशत पैदा करें कि हर कोई डर और खौफ के मारे फिर रहा हो। हम उसमें ईंधन फराम कर रहे हैं। एक चंद, सारे नहीं, चंद सियासी एलिमेंट्स हैं जिनको दर्द कोई और है और गुस्सा नेशनल इलेक्शन प्लान पे निकालते हैं। तकलीफ उन्हें पेट में है, रोना वो सर दर्द कर। अब किसी को मेरी शक्ल नहीं पसंद या किसी को किसी और हवाले से मुझे तकलीफ है तो वो अपनी जगह फिर वो बात करें। अगर किसी को डॉक्टर आसिम के हवाले से तकलीफ है तो उस हवाले से बात करें। अगर किसी को एफआई के हवाले से तकलीफ है उस हवाले से बात करें। अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके जो करप्शन केसेस हैं उससे पीछे हट जाऊं तो फिर वो मुझे कन्फ्रंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा। मगर सवाल गंदम, जवाब चन्ना। और मुझे अफसोस तो इस बात के है कि मीडिया इन लोगों के बयान उसी तरह शाया करता है। यहां बीमारी भी एक स्कैंडल बन जाता है। बिल्कुल उससे थैंक यू। अगले दिन ये सारी मीडिया मेरे 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 बेड से मेरा बयान, और मैं उसके अलावा एक्टिव था, पूरा दिन चलते रहे हैं। दूसरे दिन वही मीडिया एक पीपल्स पार्टी के लीडर का कहता है कि एक वाहिद आदमी जिसका एक लफ्ज मुजम्मत का नहीं कहा, और वो पूरा दिन उसका वो चलता रहा। तो कोई मयार तो होना चाहिए ना। तो मैंने ये फैसला किया है। हाँ, स्कूल का मेरे पास ही मसला आया, मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फोन किया तो मैंने कहा भाई स्कूल ना बंद करें। अगर इस तरह छोटी मोटी कोई थ्रेट्स होती हैं, पुरानी हैं, इस वाक़े से पहले की हैं, तो उस बुनियाद पे हम स्कूल बंद करना चाहें तो ये तो चाहते हैं कि हम अपने स्कूल बंद कर दें, हम अपने अस्पताल खुदा न खास्ता बंद कर दें, हम अपने मोहल्ले बंद कर दें, गलियां बाजार बंद कर दें और छुप के कमरों में बैठ जाएं। ये चाहते हैं दहशतगर्द। वो नफ्सियाती जंग का एक हिस्सा है। हमने लड़ाई करनी है, हमने इनका मुकाबला करना है। जहां कमजोरियां हैं उनको दूर करना है। आज 2.5 साल हो गए हैं जो मेरी जिम्मेदारी थी बतौर वजीर दाखिला। आज मैं कह सकता हूं कि तनकीद करने वाले जवाब दें कि पिछले अदवार में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कितनी मजबूत थी। ये जो हजारों के हिसाब से वाकयात हुए, हजारों के हिसाब से, एक साल में 2,500 हजार के करीब, इसमें कितनी इंटेलिजेंस कबल अज वक्त फोकस्ड होती थी और शेयर की जाती थी। पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, और खास तौर पे जब से नेशनल इलेक्शन प्लान शुरू हुआ है, तकरीबन तमाम बड़े वाकयात की पहले इंटेलिजेंस मौजूद थी। एक नहीं, बार बार। तो बतौर वजीर दाखिला और वजारत दाखिला के जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी की, बार बार इतला दी। मगर जब वाकयात हो गए तो मैंने किसी पे तनकीद नहीं की। आज मैं तनकीद पे आने जाऊं तो जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं और वो हुकूमत में हैं, और ये किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि तमाम लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आईनी कानूनी वो सूबाई हुकूमतों पे होती है। मगर आज तक मेरे पास क्या कुछ नहीं कहा गया। मैंने तनकीद नहीं की, मैंने इशारा तक नहीं किया कि ये इनकी कमजोरी है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। क्योंकि मेरा ये एक ईमान है कि अगर हमें ये जंग जीतनी है तो हमने लड़ाई किसी और से करनी है, आपस में नहीं करनी। और मैं इस पे कायम रहा हूं। तनकीद मुझ पे आती रही है, और तनकीद भी बड़ी अनफेयर। ये जो पिछले चंद दिन से पूरे के पूरे खानदान एक पार्टी के
उनके बुज़ुर्ग भी, उनके नौजवान भी, उनके ख़वातीन भी, वो सिर्फ 1 पॉइंट पे करती रही हैं। इनको तकलीफ तो कहीं और है। ये ईंट की ईंट तो किसी और की बजाने निकले थे। उनकी ईंट तो ईंट खुशकिस्मती से नहीं बजा सके, अब ये वो झूठ की कंकरियां मुझे मार रहे हैं, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरा ख्याल है कि इससे कौम में मायूसी फैलती है और जिन लोगों की जिम्मेवारी है उसका एहसास नहीं होता। तो मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि नहीं, हमने इस्लामाबाद के स्कूल बंद नहीं करने। और मैं अब भी कहता हूं, और मैं कि हमने अपनी सारी तिजारती इदारे, स्कूल और ये सारी चीज़ें बंद तो नहीं करनी। यही तो दहशतगर्द चाहते हैं। सिक्योरिटी प्लानिंग, सिक्योरिटी बेहतरी स्कूल खुले होने के साथ साथ भी हो सकती है। मैं इस्लामाबाद के हवाले से 3 मीटिंग खामोशी से कर चुका हूं। कुछ बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आप देखेंगे मजीद। मगर हमारा मसला एक और है ना। हमारा मसला ये है कि एक वाक़या होता है तो सब हम फिर एक तूफान बर्पा कर देते हैं और फोकस होता है। वो वाक़या गुजर जाता है तो हर कोई ठंडा होना शुरू हो जाता है, फिर सिक्योरिटी भी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और हर कोई फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने लंबी बात कर दी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक तो उनके बंदूक से के ख़िलाफ़ लड़ना है, दूसरी इस दहशत और खौफ की फ़ज़ा के ख़िलाफ़ लड़ना है। कौम को मुतहर्रिक होना पड़ेगा, हर एक को, क्योंकि अंदर की जंग है, ये बॉर्डर की जंग नहीं है। और उस हवाले से मेरी तमाम सूबों से भी, तमाम सूबों की लीडरशिप से भी गुजारिश है कि हम इस दहशत और खौफ की फ़ज़ा, और मैं ये DGI ISPR ये किस तरह सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर वो आएँ तो इंटेलिजेंस एजेंसी से आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लोग ऐसे लोग इसको सर्कुलेट कर रहे हैं जो मुल्क के अंदर हैजान अंगेज़ी और खौफ बर्पा करें। और मेरा ख्याल है कि हमें उन लोगों का के पीछे लगना होगा और उनकी निशानदेही करनी होगी। जी। एक तो ये बता दें, जहाँ आपकी सेहत के हवाले से कुछ बातें होती रही, आप कैसी सेहत है आपकी। दूसरा सर, मौलाना अब्दुल अजीज के हवाले से भी आपके साथ प्रोपेगेंडा आ रहा है कि आप कोई नरम गोशा रखते हैं। दहशतगर्द सर वही माइंडसेट है जब मौलाना फजलुल्लाह शुरुआत में थे, उन्होंने स्कूल तबाह किए, अब वो तालिबान के सरबराह हुए, फिर भी वो स्कूलों की तरफ उनका, वो क्या समझते हैं वही माइंडसेट है ताकि आवाम को परेशान। माइंडसेट तो बिल्कुल वही है, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी मौजूदा हुकूमत की आई है कि कोई गुड या बैड मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट सब एक हैं, और यही पॉलिसी पे अमल दरामद हो रहा है। जहाँ तक मौलाना अजीज़ का ताल्लुक है, ये भी मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सारी गलत बयानी की गई। सो मैंने ये फैसला किया है कि मैं तमाम रिकॉर्ड कौम के सामने भी रखूँगा और सेनेट के सामने भी रखूँगा, क्योंकि ये बात सेनेट में की गई। सो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि वो लोग जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ इबहाम पैदा करना और कन्फ्यूजन पैदा करना है, उनको एक्सपोज किया जाए और वजाहत कौम के सामने रखी जाए। झूठ हर रोज़ इतना बोला जाता है कि उस पर जवाब नहीं आता, तो उस पर लोग सच का वहम करने लगते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। पिछले 1 महीने से सूबाई हुकूमत सिंध एक पॉइंट को बार बार रिपीट करती है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर दाखिला कराची का दौरा करें। वज़ीर दाखिला दौरा नहीं कर रहे, वज़ीर दाखिला अनापरस्त हैं, वज़ीर दाखिला सख्त मिजाज हैं, वज़ीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर की नहीं मानते। क्या कुछ उन्होंने नहीं कहा। हकीकत यह है कि वो मीटिंग अपना मौक़िफ़ लेके आए और हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैंने हुकूमत की तरफ से, कि यही आइन और कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन है जो हमने जिसका इजरा किया है, और इसमें मीटिंग ख़त्म हो गई। जब वो जा रहे थे और दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो मैंने शाह साहब को कहा कि शाह साहब मैं शायद कराची आऊँ, तो उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम।
ये मैंने कहा। मगर आप देखें, जिम्मेवार लोग कौम के सामने बार बार झूठ और गलतबयानी, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर तक कहां ले गए। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि उस मीटिंग का फिर उन्होंने इतना गलत तासर, हम खामोश रहे, हमने उस मीटिंग के हवाले से कोई बात नहीं की। वरना जो मैंने वजाहत की, अगर मैं वो पब्लिक, वही चीजें सारी पब्लिक कर दूं तो इनको बहुत शर्मिंदगी हो। मेरी एक बात का इनके पास जवाब नहीं था। मगर उस मीटिंग को वन साइडेड उन्होंने इसकी इतनी गलत तशहीर की, तो मैंने कहा कि फिर मेरा जाने का क्या फायदा, क्योंकि मेरी मीटिंग की भी ये गलत तशहीर करेंगे। तो मैं इसलिए नहीं गया। मगर दुनिया और कौम को कहा गया कि वजीर आजम ने कहा है, मैं वजीर दाखिला नहीं आ रहा। अब इस झूठ का क्या जवाब, कितने झूठ के बंदा जवाब दे। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है कि इस वक्त एक अज़्म शो करने की जरूरत है। देखें, जब एक लड़ाई होती है तो जितनी एक तरफ की ताकत होती है, वो साइड उससे बढ़कर ताकत शो करती है ताकि दूसरे साइड पे दहशत हो। दो पहलवान लड़ते हैं तो अपनी कमजोरियों, हर पहलवान अपनी कमजोरियों को पसे पुश डालकर अपनी और ताकत का और बड़ी छाती निकाल के सामने आता है। जैसे कोई अंदर से शायद वो बहुत खौफजदा हो, इधर उल्टी गंगा बह रही है, इधर दहशतगर्द भाग रहे हैं। 7 साल में हर फिगर इस तरह डिप कर रहा है। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ ब्लास्ट्स, हर चीज इस तरह डिप कर रही है। दुनिया उसे कबूल कर रही है। मगर एक वाकया होता है तो यहां क़यामत आ जाती है और कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, बाकी कुछ नहीं कर रहे, वो जीत रहे हैं, वो हर जगह मौजूद हैं। ये तौर तरीके नहीं हैं। फिर जिन सियासतदानों के पल्ले कुछ नहीं, जिन्होंने अपने अदवार में कुछ नहीं किया, वो फिर लफाजी ढूंढते हैं रोज एक स्टेटमेंट देने के लिए। कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपने अपने 5 साल दौर में क्यों नहीं कुछ किया, आपने कितने जुडिशल कमीशंस बनाए, आपने कौन सा नेशनल एक्शन प्लान तजवीज किया, आपने क्या मदावा किया। आप 5 साल में जितने धमाके होते थे, जैसे मैंने कहा, एक साल में 7 एवरेज, ये उनके फिगर्स हैं, उनके दौर के फिगर्स हैं, ये मेरे दौर नहीं है। और उनका जो स्टेटमेंट आता था, हम 5 साल पूरे करेंगे, ये उनका मैनिफेस्टो था। आज यही लोग इस मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं। जो अब तक अच्छा काम किया है उसको सियासत की नजर कर रहे हैं, और हम सुन भी रहे हैं और वो कबूल भी कर रहे हैं। जी, ऐसा है कि जैसा सिंध गवर्नमेंट जो है, रेंजर आपके बताया है, वो JIT नहीं बना रही, रेंजर जितने काम कर रही है इस अरसे से, वो सारे पेंडिंग पड़े हैं, क्या करेंगे? देखें, इससे पहले मैं बड़ा हैरान हुआ, अगले दिन बड़े सीनियर लोग बैठे हुए थे और मैं टीवी पे देख रहा था कि ये जो वफाक और सिंध में जो मसला चल रहा है, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने बिला झिझक कर, सीनियर लोग थे, उनका ये बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये नहीं देखा कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर एक इख्तलाफ होता है तो जब आप फैसला नहीं देंगे, और फैसला हकायक, ये नहीं कि किसी को मेरी शक्ल या मेरी हुकूमत की या प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं है तो वो उसके, जब आपके हाथ में कलम है, जब आप माइक के सामने बैठे हैं, तो आप पे ये लाजिम है कि इंसाफ से बात करें। 28 साल में मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा, उन्हीं की तरफ आते थे और मैंने उनकी कमजोरियों को छुपाया। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर के सामने सब सामने रखी। मीटिंग्स में हम बहुत मुतरक बातें करते, ये सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, मगर हम पब्लिकली हमने कभी नहीं कहा। मैंने ये फैसला किया है कि अगले हफ्ते के शुरू में मैं आपके जो मीडिया के, मैंने एक दफ़ा पहले भी बुलाया था, और तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, 4 हैं शायद कि 5 हैं मालकान की, उनको बुला के, जी, उनको बुला के एक तफसील से मैं नेशनल एक्शन प्लान पे भी, जिस किसी कमजोरी है, जिसने अभी तक जो कुछ अचीव किया है, कौन आगे है कौन पीछे है,
नेशनल एक्शन प्लान है क्या, पिछले 8 साल के फिगर्स क्या हैं, इन 1 साल के या 1.5 साल से जब से ज़रब अज़्म शुरू हुआ है फिगर्स क्या हैं, ये मैं कौम के सामने रखूँगा। फिर कौम खुद ही फैसला करके क्या कमज़ोरी है और किसकी स्ट्रेंथ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सारे जब कवायद सामने आएंगे, मेरी सिर्फ इल्तजा एक है कि कौमी सलामती को फिक्रबाजी, लफाई और ये जो टिकर्स चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बड़ी मुश्किल जंग है। और बड़े अरसे बाद 9 साल के बाद 9 साल ग्राफ ऐसे जाता रहा है। आज इस ग्राफ को छोड़ें, मेरे फिगर्स को छोड़ें, अगर जून 2013 के फिगर्स नहीं है तो मेरे फिगर्स को छोड़ें या हुकूमती फिगर्स को छोड़ें, आप 2013 की पुरानी अखबारें निकलवा लें, अपनी आपकी अखबारें, और आप देखें कि कितने धमाके रोज के हिसाब से होते थे। और आज कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कई दिन, कई हफ्ते, कई दफ़ा बीच में महीने भी गुजर जाते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई बड़ा वाक़या नहीं होता। साथ आप ये भी देख लें कि वो आसान काम नहीं है नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं इसमें, सूबाई हुकूमतें हैं जो अपना जो अथॉरिटी है वो किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतें हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, अफवाज हैं पाकिस्तान के, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन ये आसान काम नहीं है। ये जो है एक तासर है कि एक स्विच ऑन कर दो तो सब सेफ हो जाएगा और स्विच ऑफ कर दो तो अंधेरा हो जाएगा। ये बिजली बनाना नहीं है, ये गाड़ी चलाना नहीं है। ये एक एक ईंट जो मुकम्मल तौर पे ईंटें बिखरी हुई थी, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं थी, कोई मदावा ही नहीं था, एक एक ईंट रख के हमने एक सिमत का तयन किया है और उसके आसार रोजमर्रा के हवाले से आपके सामने हैं। मगर जंग जारी है और जितने वो दहशतगर्द डेस्परेट हो रहे हैं, अब वो सॉफ्टेस्ट टारगेट्स का तयन कर रहे हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट्स। अब मुझे बताएं, ये मैं किसी का बोझ अपने सर नहीं ला रहा, पाकिस्तान के तूल और अर्ज में लाखों स्कूल्स हैं, लाखों। मुश्किल काम है, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं, हर सूरत में करना है। मुझे ये बताएं, दुनिया में ये बजाय इसके कि हम तोप उनकी तरफ करें कि ये कितने बदतरीन दहशतगर्द हैं, ये दुनिया में कोई मिसाल नहीं है कि लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उनकी तमाम तर तवज्जो बच्चों पे है। वो एक बहुत अच्छा गाना ISPR, मतलब उससे अच्छा तो तोपें उस तरफ होनी चाहिए। हम तोपें अपनी तरफ कर रहे हैं, एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, जिनके अपने पले कुछ नहीं है। काश इन्होंने अपने 5 साल दौर में कुछ किया होता। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमें माइंड सेट, ये जंग माइंड सेट भी तब्दील करने से होगी। हमारी हुकूमत से पहले, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैंने पीछे ये तंजीमों को बुलाया तो 2013, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान शुरू होने से पहले, आप लोग और आप सब मुहिब वतन हो, आप डायरेक्ट दहशतगर्दों के इंटरव्यूज मैंने खुद सुने, फाटा से भी, अफगानिस्तान से भी। उनके बयानात, टिकर्स तो चलते बेशुमार चलते थे। इधर से हमारी कोई बात होती थी, इधर से उनके जवाबी टिकट चलने शुरू हो जाते थे। मैंने मीटिंग बुलाई नेशनल एक्शन प्लान के बाद और मैंने रिक्वेस्ट की कि ये ब्लैकआउट होना चाहिए, इससे तो उनको तशहीर मिलती है। वो दिन और आज का दिन मैं इस पर बहुत दफ़ा कॉम्प्लीमेंट कर चुका हूँ कि मीडिया के अकाबरीन ने न वो इंटरव्यूज चलाए न टिकट्स चलाए। अब नाउ वी हैव टू गो टू अ हायर लेवल। ये मायूसी और डिप्रेशन फैलाने वालों का रास्ता रोकें, क्योंकि ये पॉइंट स्कोरिंग, चले पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है इस हुकूमत पे। एक तो इनको
सिविलियन हुकूमत की कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। ये भी एक माइंड सेट है। पर चलें, फर्क नहीं पड़ता। इस हुकूमत को कोई क्रेडिट ना दें, मगर मायूसी ना फैलाएं, पैनिक ना फैलाएं। क्या हुकूमत ने कहा है कि ये सर्कुलेट होना शुरू हो जाए? तो मेरी ये गुजारिश है कि हमने एक तरफ इनसे लड़ना है और इंशाल्लाह जीतना है, मगर दूसरी तरफ अपनी रोजमर्रा जिंदगी, मुझे शदीद इख्तलाफ है ये स्कूल बंद करने जो पंजाब में हुए हैं, और आई एम टेकिंग इट अप विद द पंजाब गवर्नमेंट। बुनियादी तौर पे इस हवाले से हुई हैं कि बेहतरी सिक्योरिटी की कॉम्प्लीमेंट हो जाए, मगर स्कूल साथ साथ चलते साथ सिक्योरिटी के बेहतर तरीक़ाकार भी वज़ा हो जाता। सो हमें पैगाम ताकत का देना चाहिए, हमें पैगाम जीत का देना चाहिए, हमें पैगाम इत्तफाक और इत्तेहाद का देना चाहिए। जो पैगामात चंद मखसूस लोग, सारे नहीं, चंद मखसूस लोग दे रहे हैं, वो दहशत गर्दों के एजेंडे को तकवीयत, मैं नहीं कहता कि वो उनके हमायती हैं, बिल्कुल नहीं। जहां तक मौलाना अजीज का ताल्लुक है, मेरी गैर मौजूदगी में सेनेट में तकारीर की गई, मैं एक एक चीज उसी सेनेट के सामने रखूंगा। प्रिविलेज मोशन तक मेरे गैर मौजूदगी में लाया गया। मैं चेयरमैन सेनेट का मशकूर हूं, और मैंने फिर पैगाम भी भेजा कि मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने टेकअप नहीं किया। अब मैं उन सब लोगों को कहूंगा जिन्होंने वहां बातें की हैं, मैं उनका जवाब एक एक करके दूंगा और कौम के सामने दूंगा। और मैं चेयरमैन सेनेट से यह भी गुजारिश करूंगा कि जो मैं कवायफ मौलाना अजीज के बारे में उस ऐवान में रखूं, वो भी लाइव चले, और जो तनकीद करने वाले हैं तकरीर भी लाइव चले। मुझे कुछ छुपाना नहीं है। मैं झूठ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, हाँ मैं गुनाहगार इंसान हूं, मैं गलती कर सकता हूं और गलतियां होती हैं, मगर मैं जानबूझ के किसी को मिसलीड नहीं करता, मैं जानबूझ के किसी को झूठ नहीं बोलता, मैं जानबूझ के खा मेरे दुश्मनी क्यों ना हो उसको डाउन करने के लिए मैं गलत बयानी नहीं करता। गलती हो सकती है गैर इरादी तौर पे। सो मैं कौन सी बात छुपाऊं? मौलाना अजीज की कौन सी बात है जो मैं छुपाऊं, या मेरी जिम्मेवारी है? जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं जो कुछ मैंने कहा, मैंने वो तकरीर निकाली, कौमी असेंबली की भी, सेनेट की भी। और फिर देखे ना, मुझे गिला है सबसे नहीं, चंद मखसूस चंद रूल्स बने हुए हैं। मैं बोझ झूठ का उठा के मैं जा रहा हूं, जो कुछ वो कह रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूं, गुनाहगार हूं, गलती कर सकता हूं, मगर जानबूझ के मैं ना गलत बयानी करूंगा। ये बोझ मैं झूठ का बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर क्या आपको और कोई जरिया नहीं है सिक्योरिटी के अलावा और इन किस्म की चीजों के अलावा? फिर एक दूसरा मौका भी सामने होना चाहिए। सारे चैनल चलाते रहे, बीमार। अच्छा, और ये मेरी बीमारी खराब किस तरह हुई? क्योंकि मुझे तकलीफ हुई, मुझे इससे पहले कभी इतनी शदीद तकलीफ नहीं होती, मगर मैं 2 दिन काम करता रहा। मैं अपने रोजमर्रा के मामूलात, अपनी जिम्मेवारी, रात गए तक। मुझे प्राइम मिनिस्टर ने एक से ज्यादा दफा कहा कि ये जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगे उस वक्त तक ये ठीक नहीं होगा। मगर वो जो मैं करता रहा उससे शदीद हो गई, और वो इतनी शदीद हुई कि बंदा फिर जब चलने फिरने के जरा काबिल ना हो, मगर उसको मजाक बनाया गया। चैनल्स हर एक ने इसका इजहार भी किया, मगर फिर कई चैनल्स थे जिन्होंने प्रोग्राम किए। आप खुद तजिया करें, इसके बावजूद प्रोग्राम किए। मुझे सियासतदानों से तो कोई गिला नहीं है ना, वो अगर मेरी तज़ीक करें या बीमार, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ मैंने करना है वो मैं कर रहा हूं, और मेरा ज़मीर मुतमईन है। मगर मुझे मीडिया से गिला तो जरूर है ना कि आपके चैनल्स पे सुबह से शाम मेरा बयान और मेरी बीमारी के हवाले से आई, मगर फिर स्पेशल प्रोग्राम हुए 1-2 चैनल्स पे। वज़ीर दाखिला कहाँ गायब हैं? वज़ीर दाखिला क्यों गायब हैं? क्या यार कोई देखने वाला नहीं? क्या हम इतने बेहिस हो गए हैं? बीमार कोई भी हो सकता है, इंसान तो बड़ा कमजोर है, वो कांटा चुभे तो तकलीफ होती है। मेरा कसूर सिर्फ ये कि मैं तकलीफ के बावजूद काम करता था, जिसकी वजह से
तकलीफ ज़्यादा हो गई, मगर उसका मजाक उड़ाया गया, उसका तमाशा, उस पर प्रोग्राम हुए। तो क्या इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं? इस तरह सच को झूठ पे जीत होती है? ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। जी जी। अच्छा सर, आपने उस दिन भी आप ऑन बोर्ड रहे जब बाजा खान यूनिवर्सिटी का वाकया हुआ, दोस्त आपने एक टीम भी यहाँ से भिजवाई दोस्त और सारा चीजें वो मीडिया में भी आई, लेकिन उसके बाद तस्वीर का निशान बना रहे और इस तरह के बयान दे रहे हैं जो इंतहाई जो नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि खुर्शीद शाह के जो स्टेटमेंट है आपके बारे में वो मैं तफसील से कर चुका हूँ। वैसे भी अगर मेरी इस तकरीर से पहले भी अब सवाल होता तो मैं ऐसे गैर संजीदा शख्स के बयानात पे कोई तवज्जो ही नहीं देना चाहता। इसका फ़ैसला आप ख़ुद कर लें कि वो क्या कह रहे हैं, उनके 5 साल अदवार किस तरह के रहे। मैं ऐसे शख्स और मैं ये भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल वो कहते तो PTI है ना मुकमुका, मगर मैं इसकी कंफर्मेशन आपको कर रहा हूँ कि एक अपोजिशन लीडर ने अपनी इस अहम तरीन ओहदे का किस तरह फ़ायदा उठाया हुकूमत वक्त से, वो एक अलग कहानी है। तो मैं ऐसे शख्स को इतनी अहमियत नहीं देना चाहता। मुझे अफसोस एक बात का है कि इनके नाम के साथ सैयद है और एक सैयद इतनी गलत बयानी करे, मुझे इस पर अफसोस हुआ जी। आ रहा हूँ, सॉरी मुझे इस तरह नज़र नहीं आ रहा जी। मैं जी ज़रूर नहीं, आपको मैंने कहा है आपको। अब मैं जल्दी जवाब दूँ जी जी। अच्छा थैंक यू जी ठीक। हालांकि मीडिया में ठीक है, कुछ लोग एंकर्स जो है वो प्रोग्राम करते हैं अपने खास एजेंडे के तहत, लेकिन मीडिया का एक बड़ा जो हिस्सा है वो ये समझता है कि अगर इस हुकूमत में सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो वो चौधरी निसार है। मुझे आपसे पूछना सच ये है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आपकी जो हुकूमत है, जो गुजरात की एक फौज है, वो बिल्कुल खामोश खड़ी है और एक बंदा खुद ही अपने आप को डिफेंड किया जा रहा है। वाई सर? इसका जवाब हुकूमत से पूछें जी। मगर मैं आपका मशकूर हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल काम है, मैं बिल्कुल नेक नीति से कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती भी नहीं हैं क्योंकि कार्रवाई ज़रा नहीं डाली जाए तो बेहतर है। मगर मैं आपका मशकूर हूँ और मीडिया में बहुत से लोग हैं, आपका मशकूर हूँ और बहुत सारे लोग थोड़ा सी मैं अप्रिसिएशन भी नहीं कहता, थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट हो जाए तो उससे टीम फिर बेहतर काम करती है। सिक्योरिटी अदारों की तरफ से आ रहा है कि सिंध में भी दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके खिलाफ वो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से आप क्या करेंगे? देखें, कहाँ डिप्लॉय होना है जिसको वो मिसयूज़ करती हैं सिंध हुकूमत, वो तो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेवारी है। सो सिंध हुकूमत ये पिछले एपेक्स कमेटी में इन प्रिंसिपल, मैंने ये सुना है, इन प्रिंसिपल इस पे डिसीजन आया है। मगर इस वक्त तो मसला उस नोटिफिकेशन का है जो कराची के हवाले से है। तो मैं, आपने पूछा तो इंटीरियर सिंध का है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटीरियर सिंध में भी ऑपरेशन की ज़रूरत है और ये ख़ुद सिंध की एपेक्स कमेटी में डिस्कस भी हुआ है और उस पर काफ़ी हद तक कंसेंसस डेवलप हुआ है। बहरहाल ये तो जब सिंध हुकूमत इसका फ़ैसला करेगी, उसकी बाकायदा आगाज़ वो अब मैं इतना सख्त अल्फाज जिस तरह वो मेरे खिलाफ बयानात देते हैं, मुझे शायद इस तरह कहना, मगर मैं अपने आप को एक ज़िम्मेदार शख्स समझता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह वाक़या हो। मगर मैं कराची के नोटिफिकेशन के हवाले से मैं ये भी, हम बहुत से न समझते हुए कि जी सिंध हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन कर दिया, या वो नोटिफिकेशन ऑन सिविल आर्म फोर्सेस वो आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वफा कर सकता है। मेरी बात सुन लेने का। और ये जो इशू है
इस पे उसी तरह का नोटिफिकेशन होगा जिस तरह पीछे वफाक ने किया था। जी बायोमेट्रिक बेसिकिंग की रोकथाम के हवाले से आप पीटीए से कुछ जो है वो इसके इंतजाम हो सकते हैं उसकी रोकथाम के लिए? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये भी हमारी हुकूमत ने किया, बल्कि मेरे इनिशिएटिव पे हुआ कि इतने अरसे से दहशतगर्दी अक्रॉस द बॉर्डर हो रही थी, तो अफ़गान की सिम्स रोमिंग पे पाकिस्तान में चल सकती थी। हमने टेकअप किया। इस तरह और बहुत सारे इक़दाम हैं जो हमने किए। हमने टेकअप किया और इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सिमें हैं वो रोमिंग पे पाकिस्तान पे वो इफ़ेक्टिव नहीं है। ये हमारे कहने पे अफ़गान हुकूमत ने और उनकी जो इदारे हैं उन्होंने रोका। मगर मेरे नोटिस में, और आपको मशकूर हूँ कि आपने ये सवाल किया, वही बात कि बीमार था, मगर वो मेरे नोटिस में आया कि चंद मुफस्सल इलाकों में फाटा के जो नज़दीक हैं उनके टावर्स नज़दीक हैं, तो हमने ये टेकअप किया है पीटीए के साथ। आज से 3 दिन पहले पीटीए से टेकअप किया है और हम पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे टावर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं, फाटा के कुछ इलाकों में उनके टावर्स की पहुंच उधर होती है और वो फिर इफेक्टिव होते हैं। तो हमने पीटीए से टेकअप किया और दूसरे मरहले में हम अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ ये टेकअप करेंगे। जी, मुझे चूंकि आपके चेहरे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, सिर्फ हाथ नजर आ रहे हैं। जी जी, आपने ईमान में कहा था कि मौलाना अजीज के खिलाफ कोई कानूनी चीज हो तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूं। मौलाना अजीज अपना कल बयान जारी कर चुकी हैं जिसमें उन्होंने खुद बात की तस्दीक की है कि उनके खिलाफ एक बहुत मुकदमा है जिसमें अभी तक उन्होंने जमानत नहीं करवाई है और 3 दिन से इंतजामिया पुलिस पर दबाव डाल रही है कि आप जमानत करवाएं। ये किसने कहा है? मौलाना अजीज ने खुद ये बात तस्लीम की है। देखे ना जी, नहीं कोई बयान नहीं आया, नहीं मैंने उसकी तस्दीक की है, कोई बयान उनकी तरफ से नहीं छुपा। मैंने तस्दीक की है इस बात की। सो हम क्यों एक ऐसी चीज़ को दाएं बाएं से नहीं, छपना हकीकत नहीं होती। नहीं, किसकी प्रेस? नहीं एक मिनट यार, अब सब शोर मचाने से तो कोई नहीं होगा ना जी। मुझे दिखाएं, नंबर एक। नंबर 2, जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा, इस पे कार्रवाई किसने की वो हमारी हुकूमत है, और वो क्या 506 का था वो मैं उस तफसील में नहीं, क्योंकि वो अफेक्ट होगा। मैं ये चूँकि सेनेट में इसकी और उनकी 27 केसेस पे बात सेनेट में करने लगा हूं तफसील से, सब आपके सामने। ऑपरेशन क्लफ कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कितने लोग शहीद हुए, किस तरह फिर डीजी खान भेज दिया गया, फिर वापस लाया गया, फिर उन्हें माली वसाइल किन्होंने दिए, फिर हुकूमत वक्त ने उन 27 केसों का क्या किया। मेरे पास एक रिकॉर्ड है। आज जो एक 500 केस 6 केस क्या है मैं कहूं, मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी को कहूं, मैं आपको जान से मार दूंगा। मैं अब तफसील में नहीं जाना चाहता, ये सेनेट में पुलिस रिपोर्ट कहती, मैं नहीं बोलूं तो बेहतर है, ये मैं सेनेट में बताऊंगा। 506 के केसेस इस पिछली हुकूमत में, 4 इसके अलावा थे, उनका क्या बना? ऑन रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के तहत केसेस या वीक इन्वेस्टिगेशन या वीक प्रोसिक्यूशन, मगर ये कोई इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं रिकॉर्ड रखूंगा और सेनेट के सामने रखूंगा। ये लोग जो वहां ऐवान सदर में बैठे थे, जो आज संभाले नहीं संभलते, मैं इनसे पूछूंगा कि उस 5 साल में क्या हुआ। जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसकी वजाहत करूंगा बशमूल इस सवाल की। ठीक हुए हैं तो आपके मिजाज में माशाल्लाह बहुत बेहतरी आई, हम बात पेश करते हैं आपको, क्योंकि आज आपने सवाल बाय नेम ले लिए, वैसे रूटीन में लिए हैं। तो ये बताइए कि इस्लामाबाद में आईजी की तैनाती का हाल नहीं हुई है, क्या अभी तक कोई काबिल अफसर नहीं मिल रहा या वैसे कोई नेगोशिएशन जारी है? जी, मैं कभी नेगोशिएट नहीं करता जी, कोई काबिल अफसर नहीं मिल रहा। और काबिल अफसर का मतलब ये है कि जो काबिल हो। मैंने जो भी लगाए हैं, मैं किसी को नहीं जानता था, किसी को नहीं, कहीं की शक्लें भी नहीं देखी हुई थी। और इसका भी मुवाजना कर लें कि पीछे कौन लगाए जाते थे। तो इस वक्त जो इंचार्ज हैं वो पहले भी एक्टिंग रह चुके हैं,
नेक अफसर हैं, मेरिट पे जाते हैं, पख्तून हैं, बहुत मेरिट पे जाते हैं। तो फ़िलहाल उनकी जिम्मेवारी ठीक है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मेरिट पे और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं फौरी कबूल करता हूँ कि काबिल अफसर नहीं मिल रहा है। मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी के हवाले से आपने इजलास भी बुलाया था और लास्ट आपने सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सस्पेंड भी किया है। मीडिया हाउसेस की सिक्योरिटी के हवाले से सर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? और मैं बताता हूँ जी, मैं ये नहीं कहना चाहता था, आपने सवाल कर दिया। मैं इस पर एक से ज़्यादा मीटिंग कर चुका हूँ, पहले भी की है। मैंने क्यों इनको सस्पेंड किया? मैंने उनको किया क्योंकि मैंने कहा कि नंबर एक, मीडिया के जो तमाम प्राइवेट गार्ड्स हैं उनकी, ये मैं पिछले 6, 7, 8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उनकी ट्रेनिंग करें, फायरिंग कराएं और अपने खर्च से। वो मुकम्मल नहीं हुई थी, एक। नंबर 2, मैंने उन्हें टाइम दिया कि मुझे ARY, दिन दहाड़े ARY, एक अहम तरीन, भला छोटे से छोटा भी कोई चैनल हो, हमारे लिए वो बहुत काबिल इज़्ज़त है, मीडिया का एक बहुत बड़ी पहुंच है, मगर ARY एक सेंटर ऑफ द सिटी, और ये 2 आते हैं और ये करके चले जाते हैं, तो आप मुझे पकड़ के दें। तो इतने दिन गुजर गए, इन्होंने नहीं पकड़ा। तो फिर मैंने सवाल और जवाब किए। तो एक मैंने ये सवाल किया कि मैंने ये कहा है कि ट्रेनिंग दें, आपने किस हद तक ट्रेनिंग दी। नंबर 2, ये मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मगर मैंने उन्हें कहा कि भाई ये जो इनके आर्म्ड गार्ड्स हैं, इन्हें ग्राउंड पे मत रखें। हाँ, एक बंदा दरवाज़ा खोलना देखना वो थी, बाकी विंटेज पॉइंट्स पे इनको बिठाएं, छत पे बिठाएं या स्पेशल पोजीशंस पे बिठाएं। खास स्कूल्स में, मैं ये नहीं कहना चाहता मगर आपने सवाल किया, स्कूल में, मीडिया हाउस, जहां भी, असेंबली में मैंने इन्वॉल्व किया पिछले 7-8 महीनों में, क्योंकि मुझे वो कहते हैं ना जी, पुलिस में ट्रेनिंग की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। पर अब नई पुलिस फोर्स खड़ी करें तो उसको साल लगेंगे। तो मैंने फिर 111 ब्रिगेड को इन्वॉल्व करके मैंने तकरीबन 550 इस्लामाबाद पुलिस के लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई है। तो मैं उनको इस एलीट जगह पे कि मीडिया हाउसेस की, वो पेट्रोलिंग के हवाले से, जो आपके गार्ड्स हैं, मैं कहता हूं कि ऊपर विंटेज पॉइंट पे हों। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जब मैंने उन्हें कहा कि विंटेज पॉइंट पे क्यों नहीं था, तो सबके सामने एसपी ने कहा कि सर था, उस वक्त नीचे उतरा हुआ था। मैंने कहा इधर ही रुको, मीटिंग के सामने। मैंने कहा ARY के, मैंने अपने स्टाफ को भेजा और उन्होंने कहा कि ARY के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब से फ़ोन करें कि ऊपर था या, उन्होंने उधर ही मीटिंग के दौरान 5 मिनट में जवाब, उन्होंने कहा जी नहीं, ऊपर नहीं था। मैंने उधर ही SP को सस्पेंड कर दिया, DSP को कर दिया। अब आप थोड़ा सा करें, मेरा काम कोऑर्डिनेशन करना है, पॉलिसी देना है, बहुत सारी डायरेक्शंस देना है। मैंने और बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं, मगर इंप्लीमेंट तो सिक्योरिटी एजेंसी ने करना है ना। और जब ये खामी होगी तो फिर मैं एक्शन लेता हूं। जब मैं एक्शन लेता हूं तो उनकी जगह कोई और आने के लिए तैयार नहीं होता। ये भी मुश्किलात हैं। वो जो आपने कहा कि कोई अहल नहीं है, यहां काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां मैं कहता हूं, मैं चैलेंज है। मैं इस उम्र में समझता हूं कि बड़ा चैलेंज, मैंने जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं की जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूं, क्योंकि चैलेंज है। इस मुल्क की बका, इस मुल्क की सिक्योरिटी एक चैलेंज है, और जज्बा और जुनून है कि ये सब कुछ करें, मगर ये जज्बा और जुनून हर साइड पे होना चाहिए। अब मैं एक ट्रायलैटरल अब मैं कर रहा हूं कि इस्लामाबाद के हर कोने को, तफसील में जाना नहीं है, मैं जिम्मेवारी एक मखसूस ग्रोह को 3 लेयर्ड, उसमें जो मूवमेंट होगी मैं उनसे पूछूंगा। कैमराज उसका 3rd लेयर होगा, ये जो सेफ सिटी का हो रहा है। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, मगर ह्यूमन रिसोर्स इज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो इंशाल्लाह ताला आइंदा हफ्ता 10 दिन में आप देखेंगे कि मैं खुद अनाउंस करके नहीं, मैं खुद मीडिया हाउसेस, स्कूल्स, औरों का खामोशी से दौरा करूंगा, जिस तरह मैं कई नाकों का करता हूं, इलाके का करता हूं, और हालात बहुत कमज़ोर देखता हूं। मैंने इस पर बहुत सारी, मैं अनाउंस इसलिए नहीं करूंगा कि जब वो तशहीर हो जाती है तो फिर वो दहशतगर्दों तक बात होती है कि ये कमज़ोर एरियाज़ हैं। तो मैंने इसे घंटों के हिसाब से मीटिंग की है। पहले दिन जिस दिन मैं सेहतियाब हुआ, इससे पहले बहुत कर चुका हूँ, तो
तो इसको अब मॉनिटर मैं खुद करूंगा। उसकी बुनियादी चीज ये है, और मैं मीडिया हाउसेस को भी कहता हूं कि मेरी अगर आवाज आप तक पहुंचे, जहां खामी हो मुझे नोट कराएं। बहुत जरूरी है कि विंटेज पॉइंट्स पे कम से कम 2 गार्ड्स हों, ताकि खुदा ना खास्ता नीचे कोई आता है तो दे शुड बी एबल टू टेक देम आउट। जो नीचे खड़े होते हैं, दे आर सिटिंग डक्स, वो तो सामने होते हैं। सो इसको साइंटिफिकली हम हैंडल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। बहरहाल हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि कोई आप पे एहसान है। स्कूल्स के साथ साथ मीडिया हाउसेस, उनके लिए इसलिए कि इसकी खबर बहुत बड़ी जाती है, तशहीर बहुत होती है, और वो आपकी आवाज दबाना चाहते हैं। तो ये मेरी जिम्मेवारी है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी है, सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपकी आवाज जिंदा और ताबिंदा रहे इंशाल्लाह ताला, और आप इन दहशतगर्दों का एक और लेवल पे इसी तरह मुकाबला करें जिस तरह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। जी अब बहुत लगाऊं, बहरहाल आज भी बहुत लंबी होगी। जी 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 सवाल ये पूछना चाहूंगा कि दहशतगर्दी बढ़ी है, हम सब मानते हैं, और राना साहब देता हूँ आपको। जी दहशतगर्द जो है वो पूरे मुल्क में है, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी काफी दहशतगर्दी बढ़ी है, और इस पर आप बड़ा किस तरह बढ़ी है? जी पिछले साल एक वाकया भी नहीं हुआ दहशतगर्दी का। देखें, एयर बाइक का वाकया हुआ या इसी तरह आप सिक्योरिटी सब ठीक है। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप इस्लामाबाद पुलिस पर बड़ा एक जिम्मेदारी डालते हैं, आप ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस के जो वसाइल थे उनमें कितना इजाफा हुआ, और उनको उनकी ट्रेनिंग। ये मैंने आपको तो नहीं बताना ना जी, ये तो मेरे अपने महकमे में किया है। इस्लामाबाद पुलिस समेत मैंने हर सिक्योरिटी एजेंसीज को सबका बजट देखें, मौजूदा बजट देखें। जो सबसे बड़ी बात है, मैं वन लाइनर आपको ये कहता हूँ, ये आपका काम नहीं है, ये सवाल आपके जुमरे में नहीं आता, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैंने पिछली साल भी 2 करोड़ 4 करोड़ में एफसी को भी शामिल करूं सिर्फ इस्लामाबाद के लिए, कि जो आउटस्टैंडिंग सर्विस करेगा ओवर एंड अबव हिज कॉल ऑफ ड्यूटी, पुलिस रेकमेंड करे, मैं उनको इनाम दूंगा। पिछले साल भी 4 करोड़ तकरीबन वापस चले गए, एक रिकमेंडेशन भी नहीं आई। ये मेरी जिम्मेवारी है, ये उनकी जिम्मेवारी है। इस दफा भी 6 महीने हो गए हैं। हाँ, कुछ पुलिस अफसर जो वो जिस दिन अर्थक्वेक आया उस दिन उन्होंने वो खड़े रहे, उन्होंने लोगों को नीचे उतारा वगैरह, वो मेरे नोटिस में आया, और एक और वो मेरे खुद नोटिस में आया। तो गुजारिश ये है कि मैं तो उन्हें कहता हूं कि ओवर एंड अबव योर कॉल ऑफ ड्यूटी हम आपको इंसेंटिव दे। एक और मैं करने लगा हूं, नाके के लोगों को मैं सबको बुलाने लगा हूं, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है इनको। मैं उसकी तफसील आज नहीं बताना चाहता, मैं इनको इकट्ठा करने लगा हूं इधर कन्वेंशन सेंटर में। तो जो कुछ भी हम इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे, मगर परफॉर्मेंस भी पहले मुझे नजर आनी चाहिए ना। राना साहब, जैसा आप इस वक्त वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पूरे मुल्क में चल रही है और खासी शिद्दत के साथ इस वक्त है, ट्राइबल एरियाज वगैरह में सब जो इस वक्त हो रही है, इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ड्राइवर का ऐलान किया है। नीड योर कमेंट सर। राना साहब, उससे पहले मैं ये बात कर लूँ, आपने जो बात की जो बढ़ रही है, देखिए ना, यही लफ्ज़ हैं जो गलत। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई ने जो बात की, मैं आपको रिकॉर्ड ज़रा दिखाता हूँ कि इस्लामाबाद में एक साल में कितने बड़े बड़े वाक़यात हुए, एक साल में, दूसरे साल में कितने बड़े वाक़यात हुए, कितने शहादतें हुई, उस पर क्या रुकावट आई, वो भी ज़रा देख लेना। राना साहब, ये जनरल राहिल शरीफ ने एक ज़ाती फ़ैसला किया, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। जी इनके बाद आप जी आखिरी 3 जी, बस बहुत लंबा हो गया। सर, मैं थोड़ा सा इस मौजू को यहाँ पे तब्दील करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे पहले भी आपसे इसी प्लेटफॉर्म से बात हुई थी कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद के अंदर से जो दही इलाकों की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो रूट मुकम्मल नहीं करती हैं। हम उनसे शिकायत करना चाहते हैं तो वो मौजूद नहीं होते। खुसूसन मैं बात करूँगा कि जो अपारा से अलीपुर की तरफ जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं मौजूद नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को बात करते हुए मैंने ये सुना है कि वो मीडिया के लोग बात करने आए थे, तो एक बंदे ने यहाँ तक कहा कि यहाँ पे हुकूमत की रिट नहीं है, तो यहाँ पे भी आर्मी चीफ को इंटरवीन करनी चाहिए। तो आप नहीं समझते हैं कि ये
नहीं, पर आपने हर चीज़ में सिविलियन हुकूमत की तस्दीक करनी है। नहीं नहीं नहीं, अगर करनी है तो फिर तो कोई इलाज नहीं है ना जी उसका। सो गुजारिश है कि फ़ौज अपने लेवल पे कर रही है और हुकूमत अपने लेवल पे कर रही है। ज़ाहिर है कि मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मगर हर चीज़ में अगर यही आर्गूमेंट लेके आना है तो फिर तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है ना। इस पे मेरे स्टाफ के किधर हैं? इनकी इस्लामाबाद पुलिस और ये जो अपना ये जो सारे रूट्स के जिनके इधर मुझे नहीं पता, वो जो भी अफसर होता है, आरटी सेक्रेटरी है जो भी है, इनकी मीटिंग कराएं कल ही। और सिर्फ उन मखसूस रूट्स नहीं, बाकी तमाम मखसूस रूट्स पे मुझे आइंदा 2 दिनों में ये रिपोर्ट दें कि जो इनकी शिकायतें हैं वो भी दूर हों और आइंदा के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और मेरे भाई को जनरल राहील शरीफ की तरफ ना देखना पड़े। मुझे हाजी नवाज रजा साहब की आवाज़ आई थी। शुक्र है आप पीछे बैठे हैं, मेरे खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। साहब आप अकेले ओपोजिशन से लड़ रहे हैं और बाकी गुजरा आपके साथ नहीं है, और आपने ये कहा अभी कुछ देर पहले कि हुकूमत से पूछा जाए, इसका मतलब यही आता है कि वज़ीर आज़म और आपके दरमियान या बाकी गुजरा और आपके दरमियान कोई इख्तिलाफात पॉलिसी में पाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि जो जिन स्कूलों की दीवारें तक गिरी हुई हैं, फेडरल के विफाकी दारुल हुकूमत के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनकी दीवारें गिर चुकी हैं, तो सिक्योरिटी तो चले प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो वो उनकी दीवारें तो तामीर हो सकती हैं। बहुत सारों की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जी जनाब, स्कूलों के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, तो इसके ऊपर बिल्कुल आप किस बात है? ये जो सिक्योरिटी के हवाले से, स्कूलों की सिक्योरिटी के हवाले से। नहीं, किधर? इस्लामाबाद में तो कोई नहीं। उनकी तो उन्होंने एक यही तशहीरी जो एक मुहिम जारी है पैनिक क्रिएट करने वाली, ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर उस पर उसका असर हुआ। मैंने तो जैसे मैंने कहा है कि मुझे डॉक्टर तारिक फजल का 3 दिन पहले फ़ोन आया, तो मैंने कहा किसी सूरत कोई चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम करेंगे इंशाल्लाह ताकि सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत हो। मगर भाई की सवाल के जवाब में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी बात पे यकीन करें कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से नाराज़गी नहीं है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। और मेरी इल्तजा है जो सियासी अकाबरीन हैं, मैंने एक मिसाल दी अभी कि सीनियर तरीन लोगों ने किस तरह बात का बतंगड़ बनाया, तो उनको तो उनकी आदत पे छोड़ देना। ये झूठ बोलना भी एक आदत है, और दूसरा जब सच बोलने के लिए कुछ लोगों तो बंदा झूठ ही बोलता है। मैं कल के परसों, एक कम मौका मिलता है मगर इन दिनों मिला, एक टीवी चैनल पे एक सीनियर पीपल्स पार्टी की लीडर इंटरव्यू दे रही थी, तो उन्होंने कहा दहशतगर्दी पंजाब में क्यों नहीं एक्शन होता, देखिए ना पंजाब में एक्शन नहीं होता वगैरह। तो मैं मशकूर हूँ बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ARY चैनल था, तो एंकर पर्सन ने कहा कि नहीं मैडम देखिए हुआ वहाँ तो एक तंजीम की सीनियर सारी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, आगे से फौरी वो तब्दील हुई। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है ना कि ये तंजीमें पंजाब में हैं। सो मतलब इसका यू आर डैम्ड इफ़ यू डू, यू आर डैम्ड इफ़ यू डोंट। मगर मेरी इल्तजा सिर्फ वो लोग हैं जो सच की बात पे फोकस करते हैं। खुदा के लिए इसको एनालाइज करें। मेरी वजारत के हवाले से बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। मैंने इसलिए अपना डिफ्लेक्ट किया कि इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे वज़रा से इख्तलाफ हैं। मैं इसका क्या जवाब दूँ? राना तनवीर का आया, तलाल चौधरी का आया, डॉक्टर फजल तारिक फजल का आया, मलिक इब्रार का आया, चौधरी आबिद शेर अली का आया। अब मैं ये तो नहीं लेके फिरता कि वज़ीर वो बयान दें, कभी देते हैं कभी नहीं देते। वो मैंने डिफ्लेक्ट किया। इसका मतलब अब ये तो ना निकाल लें कि मेरी वज़ीरों से नाराज़गी है या वज़ीर आज़म से नाराज़गी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर
क्या टाइम है? सर बस 2 मिनट, एक पर्सनल रिक्वेस्ट थी सर, मुझे पिछले 1 साल से कोई ईमेल्स के ऊपर हैरेसमेंट कर रहा है, मेरी कैरेक्टर असोसिएशन कर रहा है, मैं अल जज़ीरा टीवी से। अच्छा सर, मैंने जनवरी 2015 में से ये स्टार्ट किया और सर मेरी पूरी फैमिली को उसमें वो बंदा जो भी है बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। अभी सर हाँ मुझे मैं सर FIA में हमने केस किया सर, 1 साल हो गए मुझे चक्कर काटते सर। मैं मेरी गुजारिश है, आप मुझे दिए ना, मुझे इसको एक्शन करें दें इंशाल्लाह विद इन आपके ओहो मेरी गुजारिश सुन लेना, जस्ट लीव इट टू मी ना, मैंने सुन लिया है।